पिछले हफ्ते निफ्टी 303 और सेंसेक्स 943 अंक चढ़ के बंद हुआ। इन्वेस्टर्स की नेटवर्थ में एक ही हफ्ते में 14 लाख करोड़ रुपए जुड़ गए। लेकिन क्या ये सच में बुलिश सिग्नल है या सिर्फ एक बाउंस? क्योंकि इसी वक्त एक ऐसा खतरा पैदा हो गया है जो सीधा आपकी सेविंग्स, पेट्रोल की कीमत और आपके पोर्टफोलियो पर असर डाल सकता है। आज की वीडियो में हम समझेंगे पिछले हफ्ते बाजार में एग्जैक्टली क्या हुआ और क्यों, ग्लोबल टेंशन का इंडिया पर सीधा असर कैसा पड़ेगा, अगले हफ्ते कौन सी न्यूज आपके स्टॉक्स हिला सकती है, साथ ही इस पूरे हफ्ते कौन कौन से फैक्टर हैं जो मार्केट को इफेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी 50 हफ्ते के आखिर में 24,354 पर बंद हुआ, जिसमें शुक्रवार को अकेले 157 अंक की मजबूत वापसी आई और ये तब हुआ जब ग्लोबल मार्केट में कमजोरी थी। मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने बाजार को संभाले रखा। बैंक निफ्टी भी 56,566 पर बंद हुआ, जो एक टाइट कंसोलिडेशन जोन में है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही कि स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 4.3% और माइक्रो कैप 250 इंडेक्स 4.95%, यानी बड़े स्टॉक से ज्यादा तेजी छोटे स्टॉक्स में आई। ये सेक्टर रोटेशन का सिग्नल है। जब लार्ज कैप थक जाता है और छोटे स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हैं तो बाजार में एक नई एनर्जी आ रही होती है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी पॉजिटिव रहा। निफ्टी आईटी को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर हरे निशान में बंद हुए। टेक्निकल लेवल पर निफ्टी ने 24,100 से 24,115 के जोन को 3 कंसेक्यूटिव सेशंस में सपोर्ट के रूप में यूज किया। ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। ऊपर की तरफ 24,570 और 24,800 पर रेजिस्टेंस है, जबकि 24,410 वाला 50 डीएमए लेवल इस हफ्ते का सबसे क्रिटिकल लेवल होगा। इसके ऊपर टिके रहने पर 24,700 से 24,800 तक का रास्ता खुल सकता है। एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस में सबसे ज्यादा तेजी रही। हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले और जेएसडब्ल्यू स्टील टॉप गेनर्स में रहे, जबकि विप्रो, एचडीएफसी लाइफ और सन फार्मा में बिकवाली देखी गई। निफ्टी आईटी ने अंडर परफॉर्म किया, जिसका सीधा मतलब है कि बाजार को आईटी सेक्टर की अर्निंग्स पर अभी भी शक है और इन्फोसिस का गाइडेंस इस हफ्ते इस शक को या तो मिटाएगा या बढ़ाएगा। मार्केट कैप वाले स्टॉक्स की बात करें तो भारतीय एयरटेल सबसे बड़ा गेनर रहा, जिसके मार्केट कैप में 58,800 करोड़ रुपए जुड़े। एलआईसी, टीसीएस, रिलायंस और एलएनटी ने भी अच्छी बढ़त दिखाई। दूसरी तरफ एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस में गिरावट आई, लेकिन रिलायंस अभी भी इंडिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी हुई है। उसके बाद एचडीएफसी बैंक और भारतीय एयरटेल का नंबर आता है। डॉलर इंडेक्स 97.6 तक गिर गया। ये 3 हफ्ते से लगातार कमजोर हो रहा है। डॉलर कमजोर होने का मतलब होता है कि ग्लोबल कैपिटल इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ शिफ्ट करता है, जिसमें इंडिया भी आता है। इसी वजह से डाउ जोन्स, S&P 500 और नैस्डैक में तेजी आई और एफआईआई ने इंडिया में वापसी की। क्रूड ऑयल इस हफ्ते सबसे वॉलेटाइल रहा। पहले सप्लाई के डर से कीमतें $100 के पार पहुंची, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने की खबर पर तेजी से गिरी, फिर दोबारा पाबंदी लगने पर अनिश्चितता लौट आई। अभी जो सिनारियो है, अगर हॉर्मुज बंद रहता है या टेंशन बढ़ती है तो क्रूड $100 के पार जा सकता है। इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, रुपी कमजोर होगा और आरबीआई के लिए रेट कट करना मुश्किल हो जाएगा। यूएस ईरान सीज फायर 22 अप्रैल को खत्म होने वाला है। इसके बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि एक तरफ ईरान की गवर्नमेंट पीस टॉक्स की बात कर रही है, दूसरी तरफ उनकी मिलिट्री हॉर्मुज पर कंट्रोल लिए बैठी है। इस मिक्स्ड सिग्नल का सीधा मतलब है कि कमोडिटी मार्केट्स में हाई वॉलेटिलिटी अभी खत्म नहीं हुई है और इंडिया में भी अगले कुछ सेशंस में गैप ओपनिंग्स आ सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर भी पॉलिटिकल प्रेशर तेज है। उनकी पॉपुलैरिटी 30 से 35% तक गिराई है। यूएस मिड टर्म इलेक्शंस नजर में है, इसीलिए उन्होंने रशिया के तेल पर 1 महीने की छूट दी। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है ताकि ग्लोबल ऑयल सप्लाई बनी रहे और कीमतें काबू में रहें। लेकिन ये इनकंसिस्टेंसी उनकी ग्लोबल लीडरशिप इमेज को भी कमजोर कर रही है, जो एक लॉन्ग टर्म अनसर्टेनिटी का कारण बन रहा है। आईएमएफ ने भी एक बड़ी वार्निंग दी है। दुनिया गन्स वर्सेस बटर वाली सिचुएशन में फंस रही है। मतलब सरकारों को चूज करना पड़ रहा है, ज्यादा डिफेंस स्पेंड करें या सोशल स्पेंडिंग चलाएं। दुनिया के आधे देशों ने डिफेंस बजट बढ़ा दिया है। बड़ी डिफेंस कंपनीज की वेपन सेल्स 20 सालों में डबल हो गई हैं। इसका सीधा इम्पैक्ट फिस्कल डेफिसिट और इन्फ्लेशन पर पड़ता है, जो लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट्स के लिए एक स्ट्रक्चरल हेडविंड है। पिछले हफ्ते एफआईआई की वापसी आई। डॉलर के कमजोर होने ने इंडिया को एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाया। जब डॉलर वीक होता है, ग्लोबल फंड्स इमर्जिंग मार्केट्स में रोटेट करते हैं और इंडिया की स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इकोनॉमी इसे एक प्रेफर्ड चॉइस बनाती है। डीआईआई ने भी कंसिस्टेंटली सपोर्ट किया, इसीलिए निफ्टी किसी भी ग्लोबल वीकनेस में ज्यादा नहीं टूटा। इस हफ्ते एफआईआई एक्टिविटी पर कड़ी नजर रखें। अगर हॉर्मुज सिचुएशन वर्सन होती है और रिस्क ऑफ मूड आता है तो एफआईआई वापस सेलिंग मोड में आ सकते हैं, और जब एफआईआई सेल करते हैं, डोमेस्टिक मिड स्मॉल कैप में ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि वहां
वीकेंड में एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी Q4 रिजल्ट्स डिक्लेयर किए। इस हफ्ते 20 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल के बीच लगभग 64 कंपनियां अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स लाएंगी, मतलब हर दिन कुछ न कुछ एक्शन रहेगा। आगे ध्यान रखें, HCL टेक्नोलॉजीज, नेस्ले इंडिया, टेक महिंद्रा, हेवल्स इंडिया, ये मंगलवार और बुधवार के बड़े ट्रिगर्स हैं। गुरुवार को इन्फोसिस का नंबर आएगा और शुक्रवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो बाजार का मूड डिसाइड करेगा। शनिवार को एक्सिस बैंक बैंकिंग सेक्टर का चैप्टर क्लोज करेगा। अगले हफ्ते शेयर बाजार में डिविडेंड को लेकर जबरदस्त हलचल रहने वाली है, क्योंकि 50 से ज्यादा कंपनियां अपनी बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड और नतीजों पर फैसला लेने वाली हैं। खास बात यह है कि आईटी, बैंकिंग और एफएमसीजी सेक्टर की बड़ी कंपनियां इसमें शामिल हैं, इसलिए निवेशकों की नजर इस पूरे हफ्ते पर टिकी रहेगी। 20 अप्रैल को बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस और नेल्को जैसी कंपनियां अपने नतीजों के साथ फाइनल डिविडेंड पर विचार करेंगी। वहीं मोल्ड टेक टेक्नोलॉजीज और मोल्ड टेक पैकेजिंग जैसी कंपनियां इंटरिम डिविडेंड दे सकती हैं, जिससे छोटे निवेशकों को भी फायदा मिल सकता है। 21 अप्रैल काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि HCL टेक्नोलॉजीज इंटरिम डिविडेंड और नेस्ले इंडिया फाइनल डिविडेंड पर फैसला ले सकती है। इसके अलावा टाटा एलेक्सी, परसिस्टेंट सिस्टम्स और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियां भी डिविडेंड को लेकर अपडेट दे सकती हैं। 22 अप्रैल को हेवल्स इंडिया, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड जैसी मजबूत कंपनियां डिविडेंड पर विचार करेंगी। साथ ही टाटा कम्युनिकेशंस और टेक महिंद्रा का बोर्ड भी फाइनल डिविडेंड पर फैसला ले सकता है, जो IT सेक्टर के लिए अहम संकेत होगा। 23 अप्रैल को इन्फोसिस लिमिटेड और UTI AMC जैसी बड़ी कंपनियां फाइनल डिविडेंड पर निर्णय ले सकती हैं। वहीं साइंट लिमिटेड बायबैक के साथ डिविडेंड पर भी विचार कर रही है, जो निवेशकों के लिए डबल फायदा जैसी स्थिति बना सकता है। 24 और 25 अप्रैल को इंडसइंड बैंक, L&T फाइनेंस और एक्सिस बैंक जैसी बैंकिंग कंपनियों पर फोकस रहेगा। खास तौर पर एक्सिस बैंक की मीटिंग में फाइनल डिविडेंड का फैसला होगा, जिससे बैंकिंग सेक्टर के निवेशकों को सीधा असर देखने को मिल सकता है। अडानी एंटरप्राइजेज ने एक बड़ा स्ट्रक्चरल कदम उठाया है। एयरपोर्ट सिटी के तहत नवी मुंबई, गुवाहाटी और अहमदाबाद में 3 नई होली ओन्ड सब्सिडियरीज बनाई हैं, जो होटल्स, रियल एस्टेट, बैंक्वेट और बिजनेस सेंटर्स डेवलप करेंगी। ये कंपनी 2030 तक 200 मिलियन पैसेंजर कैपेसिटी का टारगेट लेकर चल रही है। स्टॉक में 5 दिन में 7.5% और 1 महीने में 15% की बढ़त आई है, लेकिन 6 महीने और 1 साल का चार्ट अभी भी रिकवरी मोड में है। शॉर्ट टर्म मोमेंटम है, लॉन्ग टर्म अभी वैलिडेट होना बाकी है। सरकार ने 24,815 करोड़ रुपए के 2 बड़े रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स पास किए हैं। यूपी और आंध्र प्रदेश के 15 जिलों में 601 किलोमीटर नई लाइंस बिछेंगी। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रेलवे एंसिलरी कंपनीज जैसे ट्रैक मैन्युफैक्चरर्स, सिग्नलिंग कंपनीज और कंस्ट्रक्शन प्लेयर्स के लिए डायरेक्ट ऑर्डर पाइपलाइन बनता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स सेक्टर के स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव न्यूज है। मार्च 2026 में SIP इनफ्लो 32,000 करोड़ रुपए के पार पहुंचा। ये अब तक का रिकॉर्ड है। पिछले 10 सालों में SIP फ्लोज 8 गुना बढ़े हैं। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है, बाजार में चाहे कितना भी पैनिक हो, SIP का पैसा कंसिस्टेंटली आता रहेगा। ये वो इंस्टीट्यूशनल बिड है जो हर क्रैश में बाजार को सपोर्ट करता है। इसीलिए इंडिया का मार्केट अब इतनी तेजी से नहीं गिरता जितना 2008 या 2013 में गिरता था। एक बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट देख रहे हैं। इन्वेस्टर्स लार्ज कैप से निकलकर मिड, स्मॉल और थीमेटिक में जा रहे हैं। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड सबसे तेजी से बढ़े हुए, क्योंकि ये इक्विटी प्लस डेट प्लस गोल्ड या सिल्वर का मिक्स देते हैं, एक ही जगह से डाइवर्सिफिकेशन। ELSS की डिमांड न्यू टैक्स रिजीम की वजह से गिर रही है। ओवरसीज फंड्स में भी 50% से ज्यादा AUM ग्रोथ आई, मतलब इंडियन इन्वेस्टर्स अब ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन सीरियसली ले रहे हैं। समित वर्तक, जो एक रिस्पेक्टेड फंड मैनेजर हैं, उनका कहना है कि हम अभी 18 महीने के करेक्शन के आखिरी फेज में हैं। हिस्ट्री बताती है कि इतने लंबे करेक्शन के बाद स्मॉल कैप में बॉटम से टॉप तक एवरेज 90% की रिकवरी आई है। पिछले 2 हफ्तों में लगातार तेजी, मिड कैप्स का आउट परफॉर्मेंस और 14 लाख करोड़ रुपए का वेल्थ क्रिएशन, ये तीनों साइंस एक पॉसिबल टर्निंग पॉइंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन पॉसिबल का मतलब कंफर्म नहीं होता। मंदी में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग अपनी SIP बंद कर देते हैं। यही वो वक्त होता है जब कंपाउंडिंग की फाउंडेशन रखी जाती है। जब बाजार 20 से 30% नीचे होता है तो आपकी SIP वही यूनिट्स बाय कर रही होती है जो बुल मार्केट में डबल हो सकते हैं। मंदी में क्या करना चाहिए?
क्वालिटी पर फोकस करें। वो सेक्टर्स देखें जहां रीसेंट 30 से 50% करेक्शन के बाद भी बिजनेस फंडामेंटल स्ट्रांग है। मैनेज्ड ऑफिस स्पेस, रिन्यूएबल एनर्जी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज और सिलेक्टिव फाइनेंशियल्स। ये करेक्शन ने एंट्री विंडो खोली है, लेकिन पोजीशन साइज बड़ी रखने की जगह स्लोली एक्यूमुलेट करें, क्योंकि जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में बॉटम एग्जैक्ट आइडेंटिफाई कर। बैंकिंग सेक्टर के बारे में एक ज़रूरी बात, FICCI IBA सर्वे बताता है कि बैंक्स खुद बुलिश हैं। रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी बनकर उभर रही है और AI बैंकिंग को ट्रांसफॉर्म करने वाला है। लेकिन MSME सेक्टर पर वेस्ट एशिया टेंशन का असर पड़ सकता है। MSME लोन्स जो टोटल बैंक क्रेडिट का 19% हैं, उन पर NPA 3.2 से 3.6% तक जा सकता है। इसलिए MSME हैवी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में थोड़ी सावधानी रखें। सरकार ने इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए रिलीफ स्कीम का दायरा बढ़ाया है। इजिप्ट और जॉर्डन को भी इसमें शामिल किया गया है। जिन एक्सपोर्टर्स ने ECGC इंश्योरेंस लिया है, उन्हें 100% तक एक्स्ट्रा रिस्क कवर मिलेगा। MSME एक्सपोर्टर्स को फ्रेट और इंश्योरेंस के अतिरिक्त खर्च का 50% तक रीएम्बर्समेंट मिल सकता है। टेक्सटाइल, फार्मा और इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट कंपनीज के लिए ये एक डायरेक्ट पॉजिटिव है। इस हफ्ते के इंपॉर्टेंट इवेंट्स एक नज़र में देखें तो सोमवार को बैंक ऑफ महाराष्ट्र, PNB हाउसिंग फाइनेंस के रिजल्ट्स और डिविडेंड डिसीजंस। मंगलवार बुधवार को HCL टेक, नेस्ले, टेक महिंद्रा, हैवेल्स के रिजल्ट्स। गुरुवार को इन्फोसिस का गाइडेंस सबसे क्रिटिकल होगा IT सेक्टर के लिए। शुक्रवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज पूरे बाजार का मूड सेट करेगा और शनिवार को एक्सिस बैंक बैंकिंग सेक्टर को क्लोज करेगा। ग्लोबल लेवल पर 22 अप्रैल को US ईरान सीज फायर एक्सपायर होगा। ये सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड है इस हफ्ते का। अगर टेंशन बढ़ती है तो क्रूड $100 के पार, रुपी पर प्रेशर और बाजार में शार्प गैप डाउन हो सकता है। अगर कोई नया डील होता है या टेंशन कम होती है तो यही बाजार के लिए सबसे बड़ा अपसाइड ट्रिगर बन सकता है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां 20 से 22 अप्रैल तक वॉशिंगटन DC में दोनों देशों के बीच अहम बातचीत होने वाली है। इस मीटिंग में भारत की तरफ से दर्पण जैन टीम को लीड करेंगे और कई मंत्रालयों के अधिकारी भी शामिल होंगे। ये बातचीत ऐसे समय हो रही है जब अमेरिका ने हाल ही में सभी देशों पर 10% का नया टैरिफ लागू कर दिया है। टैरिफ का मतलब होता है इंपोर्ट पर लगाया गया टैक्स, और इस बदलाव के बाद दोनों देशों को अपनी ट्रेड डील के पुराने ढांचे को फिर से बदलना पड़ सकता है। पहले जो फ्रेमवर्क तय हुआ था उसमें अमेरिका भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% तक लाने को तैयार था, लेकिन नए नियम आने के बाद अब इस पूरे अग्रीमेंट को दोबारा से डिज़ाइन यानी रीकैलिब्रेट करने की ज़रूरत पड़ रही है। भारत भी इस डील के तहत अमेरिका से बड़े स्तर पर खरीदारी करने की योजना में है, जिसमें अगले 5 साल में करीब $500 अरब के एनर्जी प्रोडक्ट्स, एयरक्राफ्ट, टेक्नोलॉजी और मेटल्स शामिल हो सकते हैं। इसका सीधा असर दोनों देशों के व्यापार और इंडस्ट्री पर पड़ेगा। हालांकि हालात बदलने की वजह से अब भारत का पहले वाला कंपैरेटिव एडवांटेज कम हो गया है, क्योंकि अब सभी देशों पर एक जैसा 10% टैरिफ लग गया है। यही वजह है कि ये मीटिंग काफ़ी अहम मानी जा रही है, जहां से आगे की ट्रेड पॉलिसी की दिशा तय होगी। सोमवार 20 अप्रैल के ट्रेडिंग सेशन में कई बड़े स्टॉक्स में हलचल देखने को मिल सकती है, क्योंकि बैंकिंग, IT और ऑटो सेक्टर से जुड़े अहम अपडेट सामने आए हैं। खासतौर पर HDFC बैंक, ICICI बैंक और येस बैंक जैसे बैंकिंग शेयर निवेशकों के रडार पर रहेंगे। HDFC बैंक ने मजबूत नतीजे पेश किए हैं, जहां नेट प्रॉफिट करीब 19,291 करोड़ रुपए रहा, जो उम्मीद से थोड़ा ज्यादा है। एसेट क्वालिटी भी सुधरी है, यानी बैंक के खराब लोन कम हुए हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव संकेत माना जाता है। ICICI बैंक ने भी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है, जहां नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट इनकम दोनों में अच्छी ग्रोथ दिखी है। साथ ही बैंक ने 12 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया है, जिससे निवेशकों का भरोसा और मजबूत हो सकता है। येस बैंक में भी सुधार जारी है, जहां प्रॉफिट करीब 45% बढ़ा और NPA यानी खराब लोन कम हुए हैं। हालांकि प्रोविजन बढ़े हैं, लेकिन ओवरऑल बैंक की स्थिति पहले से बेहतर दिख रही है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपने लेंडिंग बिजनेस में जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है, जहां AUM यानी मैनेज किए जा रहे लोन 156% बढ़ गए हैं। इसके अलावा पेमेंट बैंक में भी डिपॉजिट और यूजर बेस तेजी से बढ़ा है, जो कंपनी के विस्तार को दिखाता है। टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट लिमिटेड 22 अप्रैल को बोनस शेयर और नतीजों पर विचार करने वाली है। सिप्ला और लुपिन पर USDA की नज़र बनी हुई है, जहां दोनों कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में कुछ ऑब्जर्वेशंस जारी किए गए हैं।
Hyundai मोटर इंडिया में बड़ा इवेंट आने वाला है जहां करीब 20% इक्विटी का लॉक इन खत्म हो रहा है। इसका मतलब है कि इतने बड़े शेयर अब मार्केट में ट्रेड हो सकेंगे, जिससे स्टॉक में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। भेल लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2026 में 18% की ग्रोथ के साथ 32,350 करोड़ रुपए का टर्नओवर दिखाया है। साथ ही कंपनी की ऑर्डर बुक 2.4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो आने वाले समय के लिए मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन दिखाती है। मास्टेक लिमिटेड के नतीजे थोड़े मिक्स्ड रहे हैं, जहां प्रॉफिट में हल्की गिरावट आई लेकिन रेवेन्यू बढ़ा है। कंपनी ने 16 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड भी घोषित किया है और AI से जुड़े कई नए ऑर्डर हासिल किए हैं, जो टेक्नोलॉजी ग्रोथ का संकेत देता है। कल की नज़र US ईरान सिचुएशन और निफ्टी के 24,410 के 50 DMA लेवल पर रहेगी। इसके ऊपर टिके रहे तो तेजी जारी, नीचे गए तो 24,100 तक सपोर्ट टेस्ट होगा। अगर ये वीडियो काम की लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि कल की ज़रूरी अपडेट आप तक सब